नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 61वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आपके अलग अलग एग्जामों में, चाहे वो स्टेट्स के एग्ज़ाम रहे हो चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम रहे हो, उनमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहें, साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे और आपका कॉन्सेप्ट भी होता रहे। जैसा मैंने कहा था, हमारी टॉपिक वाइज सीरीज कंटिन्यू चलती रहेंगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की चल रही है और साथ में आपकी जो ये टॉप जीके एमसीक्यू वाली सीरीज है इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपके साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज भी आगे चलती रहे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस के वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांगिक में विभाजित हो गया था? देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन होता है चौथी बौद्ध संगति में, जिसमें वो हिनायान और महायान शाखा में विभाजित हो जाता है। लेकिन विभाजन के जो लक्षण हमको देखने को मिलते हैं वो दूसरी बौद्ध संगति में देखने को मिलते हैं। और इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध भिक्षु थे उनमें मतभेद हो जाता है, जिसमें स्थाविर और महासांगिक में विभाजन हो जाता है। हालांकि ये विभाजन काफ़ी छोटे लेवल पे था, जो प्रॉपर विभाजन हुआ वो चौथी बौद्ध संगति में हुआ। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन आता है। पहला कि बौद्ध धर्म में विभाजन के लक्षण सर्वप्रथम किस संगति में देखने को मिले, तो वो थी दूसरी बौद्ध संगति। और इसमें क्या हुआ, स्थाविर और महासांगिक में विभाजित हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करें, 383 ईसा पूर्व में इस संगति का आयोजन होता है। यह संगति आपके वैशाली में आयोजित की जाती है और इस संगति की अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा की जाती है। दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सभाकामी। और उस समय शासक कौन थे? उस समय शिशुनाग वंश चल रहा था और शिशुनाग वंश का कालाशोक शासन कर रहा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व दर कितनी थी? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व दर को बढ़ा दिया था और इसने भू राजस्व दर को कर दिया था 50%, यानी आधा। अब आपको देखना है आधा कहां पर है, उपज का आधा भाग। कहीं पर सीधा 1/2 देता है तो ये भी आधा ही होता है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं। तो उपज का आधा भाग लेता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप के लिए और राजस्व एकत्रित करने के लिए एक नया विभाग खोला था, जिसे कहते थे दीवान ए मुस्तखरास। दीवान ए मुस्तखरास एक तरीके का राजस्व विभाग था जो भूमि की माप करता था और राजस्व एकत्रित करता था। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, टैक्स को बढ़ा दिया था, भू राजस्व आधा कर दिया था। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला पहला सुल्तान भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसने एक नया विभाग बनाया जिसका प्रॉपर काम ही क्या है, भूमि की माप करना। तो भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भी कौन था? यही था। भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा भी किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। अलाउद्दीन के बारे में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, खिलजी वंश के बारे में हमने टॉपिक वाइज सीरीज में डिटेल में बात करी है। आप अगर आपका वो टॉपिक वीक है, कॉन्सेप्ट वीक है, तो उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो कौन से वेदों को लेकर लगातार क्वेश्चन आते हैं। कौन से वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? ये मिलती है हमें अथर्ववेद में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद आपका जो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि इनसे संबंधित है। इसी वेद में हमको सिंचाई के रूप में, साधन के रूप में नहरों के इस्तेमाल की जानकारी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर उल्लेख मिलता है सिंचाई के साधन के रूप में किस तरीके से कूपों का, नहरों का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। ठीक है, अथर्ववेद में सिंचाई की नहर और नदी का जो संबंध है इसकी तुलना गाय और बछड़े से करी गई है। ठीक है, नहर को बछड़ा और नदी को गाय यहाँ पर कहा गया है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने
किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो प्रमुख सूफी सिलसिले और उनके संस्थापक, ये भी लगातार आता रहता है। औरंगजेब किस सूफी सिलसिले को मानता था? तो औरंगजेब आपके नक्शबंदी सिलसिले को मानता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नक्शबंदी सिलसिले की अगर हम बात करते हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इसके संस्थापक थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार करते हैं ख्वाजा बकी बिल्लाह। ठीक है, तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह इसका भारत में प्रचार करते हैं। जो औरंगजेब था वो इसी सिलसिले से संबंधित था। इसको लेकर एक क्वेश्चन और आता है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूफीवादी सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध भी कौन था? नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें, कृष्णदेव राय 1529 तक शासन करते हैं। 1508-9 के करीब ये शासन शुरू करते हैं और 1529 तक। अब इस टाइम पीरियड में भारत में कौन सी शक्ति है? इनमें से केवल एक थे, पुर्तगाली। कृष्णदेव राय के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो पुर्तगालियों से थे। साथ में दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो इसको हराने में भी मदद कौन करते हैं? कृष्णदेव राय करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपनी धर्म यात्रा की शुरुआत कहां से करी थी? तो देखिए, अशोक की जो धर्म यात्रा थी उसकी शुरुआत अशोक ने बोध गया से करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक बोध गया जाता है और यहीं से वो अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत करता है और यहीं से वो धर्म महामात्रों को नियुक्त करता है, जिनके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार उसने शुरू किया था बोध गया की यात्रा से, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण का शपथ कौन ग्रहण करता है? तो देखिए, संविधान और कानून के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। इनका मेन काम क्या है? संविधान और कानून को सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनका बचाव करना। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में है, ये आपका सही है। अध्यादेश राष्ट्रपति का 123 में है, राज्यपाल का 213 में है, तो ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन 108 में है, ये भी सही है। जो राज्यपाल का पद है वो 154 में नहीं है, राज्यपाल का पद 153 में है, तो चौथा वाला आपका गलत है। 153 में क्या है? 153 में राज्यपाल का पद है। 154 में क्या है? 154 में यह बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। निम्न में से किस महापुरुष ने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? तो इन सब की जीवनियां लिखने का जो श्रेय जाता है वो लिखी है लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो मैजिनी, गैरिबाल्डी आप जानते हैं इटली से संबंधित हैं, इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में डिटेल में देखा था। तो इन सब की जीवनी किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये सारी किताबें भी किसकी हैं? लाला लाजपत राय की हैं। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? यानी आपको अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो कितने राज्यों में आपको राज्य दल यानी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? सही आंसर है कम से कम 4 राज्यों में। अगर आप भारत के कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लेते हैं तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी को इसी शर्त के अनुसार यह दर्जा दिया गया है। उनके 4 राज्यों में उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, यानी 6% से ज़्यादा वोट उनको अलग अलग राज्यों में मिले। दिल्ली में मिला, पंजाब में मिला, गोवा में मिला और गुजरात में मिला। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है?
तो देखिए इसको हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान यानी सबसे सूखा रेगिस्तान जहां पर बारिश न के बराबर होती है। शुष्क रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बारिश आपके 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, लगभग न के बराबर होती है। और सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा, ये आपकी चिली में पड़ता है। आटाकामा जो रेगिस्तान है दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, वहां पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का फेमस केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि जब बिंदुसार यहां पर शासन कर रहे थे मगध में, उस समय तक्षशिला में विद्रोह होता है, तो बिंदुसार ने किसे सबसे पहले इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां बनाई थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई थी। ठीक है, लेकिन दूसरी फैक्ट्री आपसे पूछी गई है, दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कन्नूर में बनाई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सूरत की संधि किन के मध्य में हुई थी? तो सूरत की संधि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में अलग अलग संधियां हुई हैं। इन संधियों को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इन्हीं में से सबसे पहली जो संधि थी, काफी इंपॉर्टेंट संधि, वो थी सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में होती है अंग्रेज और रघुनाथ राव के मध्य में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रघुनाथ राव को कहीं पर राघोवा भी लिखा गया है, तो दोनों आपका एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो देखिए जो भारतीय बुनकर थे अंग्रेजों के काल में, उनकी दयनीय हालत के ऊपर यह टिप्पणी करी गई थी कि उनकी हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, और यह स्टेटमेंट विलियम बेंटिक का है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी किताब लिखी है ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ज्योतिबा फुले को लेकर एक क्वेश्चन और आता है, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना इन्होंने 1873 में करते हैं और पुणे में करते हैं। तो जगह, वर्ष, संस्था और संस्थापक का नाम और उनकी किताब का नाम, एक साथ आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का झुका होना पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक होती है परिक्रमण, एक होती है घूर्णन। परिक्रमण को बोला जाता है रेवोल्यूशन और इसको कहते हैं रोटेशन। दोनों में अंतर समझते हैं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो परिक्रमण होती है उसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। इस वाली गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जिसकी वजह से धरती पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो हमें देखने को मिलता है। और इसका दूसरा कारण है ऋतु परिवर्तन का केवल ये वाली गति नहीं, साथ में पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का झुका होना। तो इन दोनों के कारण परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन या फिर वार्षिक गति के कारण और झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरी गति है घूर्णन गति, इसको दैनिक गति कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, उसको कहते हैं घूर्णन गति। आप जानते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, तो इस वाली को दैनिक गति कहते हैं, इस वाली को वार्षिक गति कहते हैं। दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दिन रात इसके कारण होते हैं, और ऋतु परिवर्तन और दिन रात जो छोटे बड़े होते हैं वो इसके कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है और आपके कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं में स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वहां पर क्या दिया था, तकनीक के चलते अगर लोगों का रोजगार छिन जाए तो उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं। अब यहां पर दिया है स्वचालन। स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन की बात हो रही है, और ऑटोमेशन यानी तकनीक की बात हो रही है।
वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हैवी शब्द यहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो स्वचालन के कारण जो बड़ी संख्या में श्रमिकों का रोजगार छिनता है, वो बेरोजगार बनते हैं, उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। और इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? स्किल का मिसमैच होना, यानी नई तकनीक आ गई तो उस तकनीक को काम करने के लिए जो स्किल चाहिए, उस स्किल का जो लोग उपलब्ध हैं उनमें अभाव होना, यानी कि जो स्किल चाहिए वो स्किल उपलब्ध नहीं है बदलती तकनीक के कारण। तो तकनीक की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से जो बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहां पर भारत के द्वीपों को दिया गया है जिनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना है, यानी सबसे उत्तर में कौन है और फिर आपको धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाना है। सही आंसर है यहां पर आपका सबसे उत्तर में है दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आपका लिटिल अंडमान, फिर आपका कार निकोबार और फिर आपका ग्रेट निकोबार। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्रम नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां लगाने के लिए आ जाती हैं, साउथ की पहाड़ियां लगाने के लिए, और भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं उनको लगाना आ जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हमने उसका 61वां पार्ट यहां पर कवर किया। इस सीरीज की हर वीडियो में हमने इसी प्रकार जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहां पर कवर किया है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपके कई सारे जीके के क्वेश्चन, उनको पूछने का तरीका, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न आ चुके हैं और किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा कर आते हैं, सब आपके क्लियर यहां पे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।